गुलाम नबी आजाद सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। जम्मू और कश्मीर में अब तक 150 कांग्रेसी नेताओं के इस्तीफे के बाद आजाद कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं। इसलिए इस्तीफा देने के बाद वे G23 के नेताओं के सिर्फ संपर्क में ही नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा जैसे नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आजाद से हुई मुलाकात के बाद कुमारी शैलजा ने उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग कर डाली। शैलजा ने प्रदेश प्रभारी से इसकी शिकायत की। अपने पत्र में शैलजा ने कहा कि हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। कुमारी शैलजा ने हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को पत्र लिखकर कहा कि हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान और आनंद शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद मुलाकात की है। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद लगातार गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उन पर भाजपा के साथ सहयोग करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में एक बार फिर पार्टी में अंदरूनी तनातनी तेज हो गई है। गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा था, जिसमें कांग्रेस के ऐसे हालात के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया गया था और राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें अखिलेश यादव ने राज्यसभा भी भेजा है। आजाद की नाराजगी तब सामने आई थी जब उन्होंने अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटों बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी चाहती थी कि कांग्रेस जम्मू और कश्मीर में आजाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े, इसलिए उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन गुलाम नबी ने पद मिलने के कुछ घंटों के बाद ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से उन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम कयास लगाए जा रहे थे। कई मुद्दों को लेकर गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के मतभेद सामने आते रहे, फिर चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बात रही हो या फिर कुछ मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड पर। गुलाम नबी आजाद तो उस G23 का भी हिस्सा हैं जो पार्टी में कई बड़े परिवर्तन की पैरवी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लगता है कि अरविंद केजरीवाल आदतन झूठ बोलते हैं और झूठे दावे करते हैं। ताजा मामला दिल्ली में वर्चुअल स्कूल खोलने का है। अरविंद केजरीवाल ने इसे देश का पहला वर्चुअल स्कूल बता डाला और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ कर अपनी पीठ खुद थपथपा ली। लेकिन हकीकत यह है कि देश में कई वर्चुअल स्कूल पहले से मौजूद हैं, जिसे भाजपा की सरकारों ने शुरू किया था। इस खुलासे के बाद दिल्ली के शिक्षा मॉडल से लेकर अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों को लेकर बहस तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह दावा पूरी तरह से झूठा है। दिल्ली में खोला गया वर्चुअल स्कूल देश का पहला वर्चुअल स्कूल नहीं है। सबसे पहले 2020 में भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में देश के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की थी। इस स्कूल के जरिए भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक गणित, विज्ञान, भारतीय शास्त्रीय संगीत, संस्कृति, कला और परंपराओं की शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद 2021 में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIOS में वर्चुअल स्कूल का उद्घाटन किया था। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी भी दी थी। प्रधान ने तब कहा था कि 3 से लेकर 9 वर्ष के 7.5 करोड़ छात्रों को पढ़ने, लिखने और अंक गणित में निपुण बनाने के लिए ई-संसाधन हों या शिक्षक और शिक्षार्थी की दूरी को कम करने तथा छात्रों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में शुरू हुए वर्चुअल स्कूल यह सब मोदी सरकार की शिक्षा की ओर प्रतिबद्धता को दृष्टिगत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए सर्वेक्षण कराने का फैसला किया और इसके साथ ही सरकार ने मदरसों की बेहतरी के लिए कई कदम भी उठाए हैं। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले से असदुद्दीन ओवैसी बेचैन हो गए। ओवैसी नहीं चाहते योगी सरकार मदरसों का सर्वे करवाएं और उन्हें कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत और तेज हो सकती है, लेकिन योगी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाली दिक्कतों को दूर कर दिया है और लगे हाथ महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश और बच्चों के देखभाल के लिए अवकाश की व्यवस्था और ट्रांसफर प्रमुख हैं। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि
राज्य सरकार ने मदरसों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराए के भवन में चल रहा है इसकी जानकारी, मदरसा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत आपूर्ति तथा शौचालय की व्यवस्था, शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत और किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की जानी है। राज्य मंत्री ने कहा कि अभी सरकार का मकसद सिर्फ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करना है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में पिछले 6 साल से नए मदरसों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है। दानिश आजाद ने बताया कि जारी आदेश के मुताबिक अब मदरसों में प्रबंध समिति के विवादित होने या समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थित होने की दशा में मदरसे के प्रधानाचार्य और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मृतक आश्रित कोटे से नियुक्तियां कर सकेंगे। इससे पहले प्रबंध समिति में कोई समस्या होने पर मृतक आश्रित को नौकरी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अंसारी ने बताया कि अब सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के इस प्रार्थना पत्र पर संबंधित मदरसे के प्रबंधकों की सहमति और राज्य मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार के अनुमोदन से उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अब मदरसों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के अनुरूप मातृत्व अवकाश और बाल्य देखभाल अवकाश में मिलेगा। इस बीच टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया के महासचिव दीवान साहब जमा ने राज्य सरकार के इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मदरसा शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में घमासान जारी है। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के खिलाफ बड़े आरोप लगाए थे। अब उनके समर्थन में सामने आए नेताओं के पर कतरने की कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। G23 के नेता पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कांग्रेस में आवाजें उठने लगी हैं। असल में पृथ्वीराज चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तीखी टिप्पणी की थी और राहुल गांधी को लपेटे में लिया था। इसके बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष तारिक अनवर को लिखे एक मेल में वीरेंद्र वशिष्ठ ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर कार्रवाई की मांग की। वशिष्ठ ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मैं आपका ध्यान कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से टीवी चैनलों पर पृथ्वीराज चौहान के झूठे बयानों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करता हूं। चौहान ने 30 अगस्त को गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। चौहान के साथ अन्य G23 सदस्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और आनंद शर्मा भी थे। बैठक के कुछ दिनों पहले आजाद ने राहुल गांधी को अपरिपक्व कहकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राहुल गांधी को परामर्श तंत्र को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। चौहान ने कहा था कि कठपुतली अध्यक्ष बनाकर पार्टी को नहीं बचाया जा सकता, कांग्रेस को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। चौहान ने कहा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो पार्टी को किसी विकल्प की तलाश करनी चाहिए, साथ ही उसे चुनाव के जरिए चुना जाना चाहिए। अगर कठपुतली अध्यक्ष बनाकर बैकसीट ड्राइविंग करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस नहीं बच पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार बिहार में वही हो रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने में उन्हें अभी से दिन में तारे दिखाई पड़ने लगे हैं। इस बात की आशंका पहले से ही थी कि नीतीश कुमार कम सीटें होने के बावजूद जिस सहजता के साथ भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, वैसा वो महागठबंधन के साथ नहीं कर पाएंगे। और अब बिहार में आखिर वही हो रहा है। बीते 10 अगस्त को महागठबंधन सरकार बनी थी, लेकिन उसके ठीक 22 दिन बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट से पहला इस्तीफा भी हो गया। गन्ना उद्योग मंत्री और आरजेडी विधायक कार्तिकेय सिंह ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण के पुराने मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया था, लेकिन बावजूद इसके नीतीश तेजस्वी सरकार में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। इसके बाद से ही वे विवादों में थे। इसे लेकर बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही थी। विवाद बढ़ता देख नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय वापस लेकर उन्हें गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया था।
लेकिन बताया जा रहा है कि विभाग वापस लेने से कार्तिकेय सिंह बेहद नाराज थे, इसीलिए शाम होते होते कार्तिकेय सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। जानकार इसे नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में आरजेडी और जेडीयू के बीच तनातनी बढ़ेगी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद कार्तिकेय सिंह ने 16 अगस्त को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली थी। वे आरजेडी के कोटे से मंत्री बने थे। इसके बाद कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्रालय दिया गया था। हालांकि इसके बाद से विवाद शुरू हो गया। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज है। इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया और वे 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने पहुंच गए। कार्तिकेय सिंह पर 2014 में यह मामला दर्ज किया गया था। कार्तिकेय सिंह को बेहटा थाना क्षेत्र के बिल्डर राजू सिंह के अपहरण में आरोपी बनाया गया था। इस मामले में बाहुबली आनंद सिंह भी आरोपी हैं। कोर्ट ने इस मामले में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ सरेंडर वारंट जारी किया था, लेकिन मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्तिकेय सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 12 अगस्त को सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी से 1 सितंबर 2022 तक रोक लगा दी थी। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी है और गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। लेकिन जानकार मानते हैं कि या तो सिर्फ शुरुआत भर है, परस्पर विरोधी विचारधाराओं पर खड़ी ये सरकार कब तक चल पाएगी कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। क्या साल 2024 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उनका आखिरी चुनाव होगा? क्या इस चुनाव के बाद वो राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लेंगी और अपनी पार्टी टीएमसी की बागडोर भतीजे अभिषेक बनर्जी को सौंप देंगी? दरअसल ये सभी सवाल उठ रहे हैं ममता बनर्जी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। इसी के बाद से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सच में ममता बनर्जी इतनी जल्दी राजनीति से रिटायर हो जाएंगी, वो भी तब जब महज 1 साल पहले हुए 2021 के विधानसभा चुनाव में उनकी अगुवाई में टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की और सत्ता में वापस आई, जबकि तमाम प्रयासों के बाद भी विपक्ष में बैठी भाजपा 77 सीटें ही हासिल कर सकी थी। दरअसल राजनीतिक जानकार ममता बनर्जी के बयान के पीछे उनकी सोची समझी रणनीति मानते हैं। पिछले कुछ वक्त में ममता बनर्जी सरकार की छवि भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार की हो गई है, इसीलिए वो एक इमोशनल कार्ड खेलकर 2024 के चुनाव में अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहती हैं, जिससे कि अगर कहीं मौका बने तो उनके प्रधानमंत्री बनने के दबे ख्वाब को कुछ सहारा मिल सके। हालांकि मोदी और शाह के युग में उनका यह दांव कितना कारगर होगा, इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कई गंभीर घोटालों में घिरी उनकी सरकार और सलाखों के पीछे पहुंच चुके टीएमसी नेता यही गवाही दे रहे हैं कि ममता के राज में आम आदमी का जीना दूभर है और घोटालेबाजों की मौज है। वहीं बनर्जी ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के समन केवल प्रतिशोध की राजनीति नहीं है या खुली हिंसा है। अगर मुझे पता होता कि राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी तो मैं कभी राजनीति में नहीं आती। जबकि ममता भूल जाती हैं कि बंगाल की राजनीति में जिस गंदगी की बात वो कर रही हैं वो पिछले कई दशकों से है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वामपंथियों से हिंसात्मक लड़ाई लड़ी और सत्ता हासिल की। वो पूरी लड़ाई प्रतिशोध पर ही टिकी थी। बंगाल की राजनीति में इस तरह के उदाहरण पिछले कई दशकों से भरे पड़े हैं। हालांकि भाजपा कैडर द्वारा राज्य में इस तरह की राजनीति का अब तक कोई उदाहरण नहीं है, इसीलिए जांच एजेंसियों के सहारे ममता का ऐसा दावा खोखला ही दिखाई पड़ता है। दरअसल टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है। केंद्र में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली की लड़ाई मेरी आखिरी होगी। मैं भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का वादा करती हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी भी कीमत पर हराना है। बनर्जी ने आगे कहा कि पश्चिमी बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई है। मैं वादा करती हूँ कि हम 2024 में केंद्र में भाजपा को सत्ता से हटा देंगे। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम जवाब देंगे। बनर्जी ने 1984 में 400 से अधिक सीटें जीतने के बावजूद 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चुनाव हारने का जिक्र करते हुए कहा कि हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं भाजपा ने सीएम बनर्जी की आखिरी लड़ाई वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति छोड़ देंगी। बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति छोड़ देंगी। उन्होंने कहा कि यह पहले से तय है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लौटेगी। दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले में आम आदमी पार्टी बुरी तरह फंसी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पलटन ने अपनी गर्दन बचाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ ही अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल जाने से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं ने एक सिगूफा छोड़ा कि एलजी ने भी खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन रहते हुए 1400 करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन एलजी ने पहले तो इन नेताओं के खिलाफ मानहानि की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही और भ्रष्टाचार के आरोपों पर पहली बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सीएम केजरीवाल पर हमला किया है। यही नहीं, एलजी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक लेटर जारी किया गया है और इसमें दिल्ली सरकार और केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई गई है।
एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने सुशासन, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया है। एलजी सक्सेना ने अपने लेटर में अब तक अपने द्वारा उठाए गए कदमों को कर्तव्य करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल से अच्छे शासन, करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवा देने की बात की, लेकिन दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हताश होकर मामले को भटकाने और झूठे आरोपों का सहारा लिया। मुझे आश्चर्य नहीं होगा जब आने वाले दिनों में मुझ पर और मेरे परिवार पर निजी हमले किए जाएंगे और आधारहीन आरोप लगाए जाएंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने संवैधानिक कर्तव्यों से विचलित नहीं होऊंगा। दिल्ली के लोगों के जीवन में सुधार के लिए मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। लेटर में उन्होंने आगे कहा है कि दिल्ली के लोगों के प्रति मेरे कर्तव्य और संविधान के बंधे होने के चलते मैंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अहम मसलों को उठाया। इसमें आबकारी नीति में कई अनियमितताओं की बात है, जिसे खुद उनकी कैबिनेट ने विड्रॉ कर दिया। इसके अलावा सीवीसी की रिपोर्ट पर 2.5 साल तक कार्रवाई नहीं करने, मुख्यमंत्री के बिना साइन वाली फाइलें मेरे पास तक भेजने, स्टेट यूनिवर्सिटी का समय से सीएजी ऑडिट नहीं करने जैसे कई अहम मसले शामिल हैं। 17 लाख को 1400 करोड़ बनाने की कला बताएं सीएम। मुझे लगा था कि अरविंद केजरीवाल इनका समाधान सही तरीके से करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस पर जो प्रतिक्रिया आई वो बचाव के लिए मुझ पर अपमानजनक व्यक्तिगत हमले के तौर पर आई। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें लोगों को उस कला के बारे में बताना चाहिए जिसमें चलन से बाहर किए गए 17 लाख रुपए के पुराने नोटों को 1400 करोड़ रुपए बना दिया गया। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा ही दावा किया है, जबकि इस मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई की थी और ऐसा करने के लिए खादी भवन दिल्ली के 2 कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया था। इस बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप विधायकों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। अमानतुल्लाह खान सहित कई विधायकों को इस समय हिरासत में ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।